नमस्कार, आप एचएस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। एचएस बिहार पर आपने हमें नियोजित शिक्षकों के मुद्दे को उठाते हुए देखा होगा। काफ़ी प्रोग्रेस भी हुआ, सरकार से जवाब भी हमने लिया, मगर अभी इतने महीने के लॉकडाउन के बाद जो हालात है उसमें प्राइवेट शिक्षकों की बदहाली भी अब हमारे सामने आ रही है। हमारे साथ दो शिक्षक हैं, मेरे बाईं ओर जेके नारायण सर है और दाहिनी ओर सुधीर सर है। इनसे हमारी बातें हो रही थी कि प्राइवेट शिक्षक आज के दिन में कितना मजबूर है। जेके नारायण सर ने मुझे भी मैथ्स पढ़ाया था 11th 12th में, हालांकि करना हमको रिपोर्टिंग ही था तो हम रिपोर्टर बने। सुधीर सर भी एक कोचिंग चलाते हैं और फिलहाल इन दोनों शिक्षकों के इनिशिएटिव से कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार बना है, जो बिहार के तमाम कोचिंग सेंटर्स हैं जो प्राइवेट शिक्षक हैं उनकी मदद कैसे की जाए, उनके हाल को कैसे सुधारा जाए, इस पर हम आज बात करेंगे सुधीर सर से और जेके नारायण सर से। सबसे पहले जेके नारायण सर से जानते हैं कि जब से लॉकडाउन हुआ सर, किस तरह की परेशानियां और चुनौतियां जो है वो एक प्राइवेट शिक्षक झेल रहा है या एक कोचिंग सेंटर झेल रहा है। परेशानियां तो बहुत ज़्यादा है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। आज यही कारण है कि हम लोग पूरे बिहार के शिक्षक जो है इस बात के लिए मजबूर हो गए हैं कि हम लोग का भी एक एसोसिएशन होना चाहिए जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा पाएँ। बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे रेंट की समस्याएं हम लोग का आज मकान मालिक के साथ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोचिंग्स हमारे बिहार राज्य में हैं जो बहुत भारी भरकम रेंट दे रहे हैं और अचानक इस कोचिंग को बैठ जाना बहुत ही चिंता का विषय हो गया है। मकान मालिक बहुत ज़्यादा फ़ोन से हम लोग को परेशान भी करते हैं, लेकिन उनका भी परेशानी लाजमी है क्योंकि वो भी उस पर डिपेंड करते हैं, मैं समझता हूँ। लेकिन इसके बीच में सरकार को कुछ बोलनी चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था शायद, मैं जैसा मेरे को समझ में आया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मकान मालिक से खुद मिल कर के इसको आप सुलझाएँ। ये बात सही है, मैं सुलझाऊँगा और मकान मालिक भी बुद्धिजीवी हैं, वो भी मानेंगे। लेकिन इस बात को ज़रा सोचिए आप सामाजिक तौर पर कि अगर इस पे थोड़ा सा मुख्यमंत्री संज्ञान लेकर के अगर एक शब्द बोल देते हैं हम और मकान मालिक के विषय में, तो निश्चित रूप से मकान मालिक को भी ऐसा लगेगा कि नहीं, हमें सोचना चाहिए इस पे, क्योंकि इन लोग कोचिंग वाले को ही पैसा नहीं आ रहा है पिछले 6-7 महीनों से, तो ये सामंजस्य बन जाएगा। लेकिन सरकार जो है किसी भी तरह की बातें अभी हम लोग के पक्ष में नहीं कर रही है, ये सबसे बड़ा दुखद है मेरे लिए। दूसरी बात मैं देख रहा हूँ कि बिजली बिल का जो है, जो बिजली बिल भी है, जो पहले भी अगर इस सेशन में मैं देखूं तो 4,000-5,000 बिजली बिल मेरा पर्सनली आता था, लेकिन आज भी देख रहे हैं कि उतना ही का लगभग बिजली बिल आ रहा है। तो फिर बिजली बिल उतना कैसे आ जा रहा है जब मैं क्लास नहीं ले रहा हूं, मेरे क्लासेस बंद हैं? फिर इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए, कम से कम फिक्स चार्ज वगैरह जो है वो कम कर दे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा हम लोग के लिए। तो ये सब सोच करके पूरे बिहार में समस्या है। बाकी हम लोग जो है सुधीर सर बताएँगे आपको और भी डिटेल में इस पर जानकारी देंगे आप। हमें वो भी दिन याद है जब कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी हम सवाल पूछ रहे थे, जब स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि फ़ीस बहुत ज़्यादा वसूली जाती है। आज बात कर रहे हैं प्राइवेट शिक्षकों की हाल पर, तो ज़रूरी है इनका भी पक्ष जानना, इनके भी दुख को, दर्द को समझना। अभी सुधीर सर से हमारी बात भी हो रही थी, इन्होंने बड़े आसान शब्दों में हमें एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर की भूमिका खासकर पटना और बिहार की अर्थव्यवस्था में समझाया है। सुधीर सर, हम चाहेंगे कि हमारे ऑडियंस को भी आप उन बातों से रूबरू कराएं। अभी अगर आप हम लोग देखते हैं कोचिंग सेक्टर में, तो एक्चुअली जो अभी इंडियन इकोनॉमी का जो हाल है सभी से छुपा हुआ नहीं है। सभी को समझ में आ रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ग्रेजुएट को नौकरी नहीं मिल रही है। इंजीनियर्स आते हैं बीटेक करके, उनको 12,000 की नौकरी मिलती है। तो कोचिंग एक ऐसा सेक्टर के रूप में पिछले कुछ वर्षों में 10 से 15 वर्षों में एक इस तरीके से बढ़ा है कि हर एक आदमी को, अगर आप देखेंगे सिर्फ बिहार में, तो 8 से 10 हज़ार कोचिंग इंस्टीट्यूट, छोटे से लेकर के बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है। और हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर आप देखते हैं 100 के आसपास, 50 से 100 के आसपास में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ और एलाइड इसके सब लोग स्टेक होल्डर हैं जो इसमें काम करते हैं। अगर आप देखेंगे टोटल बिहार में, तो आप देखेंगे कि ये पूरा बिहार में 10 से 15 लाख का रोजगार देने वाला एक सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, बट 10 से 15 लाख अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करता था, जिससे हर एक का फैमिली चलता था। एक फैमिली
हर एक फैमिली का जो अगर नेशनल डेटा देखा जाए तो 6% का एक फैमिली होता है, और 10 से 15 लाख अगर मान लीजिए हमारा हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, तो 90 लाख के आसपास में डायरेक्टली इम्पैक्ट हुआ है ये लॉकडाउन से। छोटा सा अगर बाढ़ की समस्या हो या फिर आगजनी की घटना हो या किस तरीके हो, तो गवर्नमेंट की सबसे पहले आकर के उनकी पैकेजेज दी जाती है। लेकिन इतना बड़ा त्रासदी सिर्फ एक छोटा राज्य बिहार में अगर देखते हैं कि 90 लाख का आबादी डायरेक्टली प्रभावित हुई है, तो इस पे ना हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार ना स्टेट गवर्नमेंट की सरकार किसी ने कुछ भी किसी तरह का कोई असिस्टेंस पैकेज नहीं दिया है। अगर आप देखते हैं टैक्स के मामले में, टैक्स GST 18% के रेट से हम लोग देते हैं। बिहार जैसा जगह में सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमी में, और उस सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा अगर मेडिकल के बाद सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला सेक्टर है तो ये एजुकेशन सेक्टर है जो हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। इतने टैक्स देने के बावजूद ना हम लोग के लिए किसी तरह की सुविधा है, ना हमारे तरफ सरकार का ध्यान है, और न ही किसी तरीके से असिस्टेंट पैकेज जो अभी 20 लाख करोड़ का सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है, उसमें कोचिंग को किसी तरीके का कोई बैंक ने असिस्टेंस या देने की दी गई है। तो एक सबसे बड़ा आज के जो चैलेंजेस जो है हमारे सेक्टर में, वो ये है कि हम लोग सभी बेरोजगार हो गए। सभी के पास सर्वाइवल के लिए, इनफैक्ट मैक्सिमम, चूँकि हम लोग कोचिंग है, हम लोग कोचिंग चलाते हैं, तो हमारे पास कुछ पैसे हैं, तो हम अभी अब सर्वाइव कर रहे हैं। 5-6 महीने के बाद हम लोग का भी नहीं रहेगा। हर एक हमारे से जो बचे हुए जितने भी टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ के पास पैसा नहीं रहने से आज के डेट में मैक्सिमम या तो बेरोजगार हो गए हैं, बेरोजगार तो हो ही गए हैं, साथ में वो या तो दूसरे काम करने लगे हैं या फिर घर की तरफ चले गए हैं। आप उनके सर्वाइवल के लिए उनकी छोटी छोटी EMI होती थी, उनके बच्चों का फीस नहीं जमा होता है, स्कूल फीस मांग रहे हैं, बच्चे का फीस देने में वो सक्षम नहीं है, बच्चे का बेसिक चीज़ दूध वगैरह, बहुत सारे टीचर्स आते हैं, दूध के लिए भी पैसा नहीं है। हम लोग अपने तरफ से जो संगठन कर सकता है वो कर रहा है। अभी कोरोना का समय में है, किसी के माँ पापा का 2 से 3 हज़ार का मेडिसिन आता था, किसी का बहुत सारे ऐसे टीचर का समस्या आपके चैनलों के माध्यम से या समाज में आप देखे होंगे मीडिया के माध्यम से कि पैसा नहीं रहने की वजह से उनका प्रॉपर इलाज नहीं हुआ और वो मर गए। तो हम लोग एसोसिएशन मिल करके, जो एक कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार मिला है, उसमें हम लोग अपने से चंदा इकट्ठा करके उनको दे रहे हैं, उनकी हम ज़रूरतें पूरा कर रहे हैं। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है अक्षय जी, और अगर इस पर सरकार तुरंत एक्शन नहीं लेगा तो ये इंटेलेक्चुअल वर्कफोर्स है, पॉजिटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है। अगर ये निगेटिव डायरेक्शन में काम करने लगेगा तो ये किसी के नहीं संभलेगा। जी हाँ, बीते दिनों भी जिस तरह से हमने घटनाएं देखी हैं, और जाहिर सी बात है कि जब रोटी नहीं होगी पेट में तो इंसान कुछ भी करने को मजबूर हो जाएगा। बिहार की हम बात कर रहे थे, बिहार में पढ़ने वाले यूथ की संख्या बहुत ज़्यादा है। आप और हम भी समझते हैं कि हमारे लिए सरकारी नौकरी कितना मायने रखता है, और उन सरकारी नौकरी को हासिल करने के लिए हम जाते हैं कोचिंग सेंटर्स में। सर एक आंकड़ा कुछ दे रहे थे अप्रॉक्सीमेट नंबर्स की, पटना में लगभग कितने कोचिंग सेंटर्स हैं सर? पटना में अगर हम छोटे से लेकर के बड़े और ब्रांडेड से लेकर के अनऑर्गेनाइज अगर कोचिंग देखें तो सिर्फ कोचिंग पटना में जो हम लोग से रजिस्टर्ड कोचिंग है वो 3,500 के आसपास। और एक ज़िले की हम बात करें तो उस किसी भी एक ज़िले को उठा लीजिए, अगर पूरा पटना ही मान लीजिए, पटना जिला के अलावा बिहार के किसी और जिला, मान लीजिए पटना के अलावा एक छोटा सा जगह का हम देख लेते, पूर्णिया जैसी जगह में 450-500 कोचिंग है। और एक कोचिंग से कितने लोग आश्रित हैं? एक कोचिंग पे, और एवरेज में तो बता दिया, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ अगर एवरेज भी देखें 50 से 100 के बीच में एक कोचिंग में जो होते एम्प्लॉय होती है, जो डायरेक्ट जिसकी कोचिंग पेमेंट देती है, सैलरी देती है। इसके अलावा कोचिंग से एक हॉस्टल चलता है, कोचिंग से एक आपका वहाँ का अगल बगल जो सब्जी का दुकान, दूध का दुकान, फोटो स्टेट का दुकान, प्रेस और प्रिंटिंग की दुकान, आपको वहाँ एक कोचिंग पे निर्भर रहती है। वहाँ पे आजकल नरेंद्र मोदी जी या एनडीए गवर्नमेंट का जो जिसकी बिहार में भी बेसिकली सरकार है और सेंट्रल में भी सरकार है कि पकौड़ा बेच के भी काम किया जा सकता है। तो पकौड़ा जितना भी बिकता था वो कौन खाता था? स्टूडेंट खाता था जो रोड पे खा सकता है।
वो जलेबी कचौड़ी का जो वो कौन खाता था, सभी बेरोजगार बैठे हुए हैं। सब्जी वाले का सब्जी नहीं बिक रहा है, दूध वाले का दूध नहीं बिक रहा है, इस तरीके का अगर आप देखेंगे आंकड़ा तो इनडायरेक्टली तो आप समझ जाइए कि अगर हम 90 लाख सिर्फ हम अपने सेक्टर का देखें कि डेटा जो डायरेक्टली इफेक्टेड है आबादी, तो इसका सीधे 5 टाइम्स अलग से जो अफेक्टेड है वो अलग से परेशान है। जाहिर सी बात है। एक तरफ हम लोग एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट देने की बात करते हैं, यहाँ जो दिया जा रहा है उसे बचाने के लिए सरकार कोई सार्थक प्रयास नहीं कर रही है, यह हम और आप तो सब समझ पा रहे हैं। अब लास्ट पार्ट इस इंटरव्यू का कि किन मुख्य मुद्दों को लेकर सीएबी जो है वो आगे जा रहा है। हम लोग का 2 तरह का मुद्दा है सर। एक तो लॉन्ग टर्म मुद्दा है जो हम लोग लॉन्ग टर्म में कुछ कोचिंग पे एक कोचिंग को इंडस्ट्री के रूप में मान्यता की बात कर रहे हैं। कोचिंग को एक इकोनॉमिक असिस्ट अगर इंडस्ट्री की मान्यता हो जाएगी तो आज बैंक हमको कोचिंग को इकोनॉमिक असिस्टेंट जो भी पैकेज आती है वो सब हम लोग को मिल पाएगी, और बहुत सारे सुविधा जो बैंक एक इंडस्ट्री को देती है वो देती है। ये लॉन्ग टर्म है। इमीडिएट जो हम लोग को जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम लोग पोस्ट मान लो अभी खुल भी जाता है, सरकार हम लोग को ऑर्डर भी दे देती है, तो सबसे बड़ा चैलेंजेस जो होगा कोचिंग इंडस्ट्री में कि लैंडलॉर्ड और एक कोचिंग के बीच में एक समन्वय स्थापित करना, क्योंकि कोचिंग पिछले 8-9 महीने से नहीं चल रहे हैं, रेंट बढ़ गया है। अब कोचिंग के पास सर्वाइवल के लिए पैसा नहीं है, वो उतना रेंट का ड्यू नहीं देंगे, ताला नहीं खुलेगा, कोचिंग कैसे चलेगा। तो रेंट इज़ वन ऑफ द इशू। फिक्स चार्ज अगर देखेंगे तो जैसे मेरी कोचिंग में फिक्स चार्ज एक ब्रांच का 20 से 25 हज़ार आता है। फिक्स रेंट का जो इतना केवी का जो रेंट चार्ज होता है, मीटर चार्ज इसको कहते हैं। और जब हमारा पूरा का पूरा लॉकडाउन है, हाँ ये पता है कि 2 महीने का लॉकडाउन हम लोग पहले जो कैब कोचिंग एसोसिएशन ने ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री वगैरह से, हम लोग जो बात रखे उसमें पहला 2 महीने का हम लोग का मीटर रेंट माफ़ किया गया है कमर्शियल, हम लोग के साथ साथ सारे कमर्शियल वाले को। लेकिन हमारा सारे कमर्शियल का तो खुल गया, कोचिंग का लॉकडाउन लगता है सितंबर, हो सकता है दिसंबर तक हो जाएगा। तो हमारा कहना है कि कमर्शियल संस्थान तो हम भी हैं, और अगर हम बाकी सबका सिर्फ 2 महीने का आप दिए तो हमारा तो जब तक आप लॉकडाउन रखे हैं सितंबर तक या दिसंबर तक, तब तक एक रेंट जो फिक्स रेंट रहता है वो न लिया जाए। और तीसरा चीज़ है कि एज पर गाइडलाइन पोखरियाल साहब का हमें राज्यसभा से जो एक इंटरव्यू चल रहा था उसमें राज्यसभा टीवी में एक एंकर ने उनसे पूछा था इस तरह के, चूँकि हम लोग मुद्दा वहाँ भी उठाए हैं, तो उनके संज्ञान में जब आया है बात, तो उन्होंने बोला कि हमने एक लेटर हर एक राज्य सरकार को मैंने दिया है। तो ऑफकोर्स आया होगा हमारे बिहार सरकार में भी कि आप एक समन्वय समिति बनाइए जिसमें सरकार का एक रिप्रेजेंटेटिव रहे, एक कोचिंग इंडस्ट्री और एजुकेशन इंस्टीट्यूट का रिप्रेजेंटेटिव रहे, एक लैंडलॉर्ड का, इसका मिलजुल का समाधान। अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने इस संबंध में ना कोई वक्तव्य दिया है और न ही उन्होंने कोई कदम लिया। आई होप कि उन लोगों को पता भी नहीं होगा। चलिए, तो इन तमाम तरीक़ों के हालात जो हैं, जो सर ने बताए, जो जेके नारायण सर ने भी बताए, वो सब हमारे बीच हैं, उनसे हम आप जूझ रहे हैं। हर एक व्यवस्था बड़ी चरमराई हुई है। सर कुछ कह रहे थे। वो जो ईएमआई जो फिर कर दिया है वो सितंबर से आपको देना ही होगा, जो कल पेपर में आ गया है कि ये ईएमआई आपको देना ही होगा जो आपने लोन लिया है। तो ईएमआई हम देना कैसे शुरू करें? सरकार जो है कुछ कोचिंग खोल नहीं रही है अभी तक, वो बता नहीं रही कब से कोचिंग खुलेगा। अब अर्निंग होगा ही नहीं तो ईएमआई हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? पैसे हैं ही नहीं, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा होता जा रहा है। ठीक है, इस पर भी सोचना है सरकार को। बिल्कुल। तो ईएमआई से लेकर बहुत मुद्दे हैं, छात्र इतने सारे हैं, सारे पढ़ते थे नहीं पढ़ रहे, तो जो समस्याएं हो रही हैं वो बहुत जायज़ हैं। और जहां बिहार में उद्योग के नाम पर बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, वहां शिक्षा पाने वाले छात्र इंस्टीट्यूट्स को एक उद्योग बना रहे हैं और उनका ख्याल रखना सरकार का दायित्व तो बनता है। इस समस्या से आप अगर सरोकार रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो सरकार नहीं सुन पा रही इनकी बातों को वो सुन पाए। आपकी क्या समस्या है आप उसे भी बताइए, हम उसे भी उठाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करिए, क्योंकि आपकी हर मुश्किल में हम आपके साथ खड़े ज़रूर रहेंगे। कैमरे के पीछे रवि हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।